नमस्कार। आइए सुनते हैं हिंदी की जानी मानी लेखिका उषा भटनागर द्वारा लिखी हुई कहानी कोई है। क्या कह रही हैं आप? ऐसा भी कभी हो सकता है? आप नाम तो बताएं, मैं उड़वा दूंगी। आवाज़ उत्तेजना से एकदम तेज हो गई थी। बहुत चक्की सी रचना के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। आप ये कौन सी फिल्म के डायलॉग बोलने लगी? आप मजाक समझ रही हैं क्या? ऐसों को खूब पहचानती हूँ और उनसे डील करना भी मुझे आता है। मेरे पास तगड़े सोर्सेज हैं। ऐसी हरकत कर उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। बस उसे यह समझ में आना चाहिए कि जान चली गई, एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। आगे से बस चेत जाए। बस केवल इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप नाम तो बताएं। आप जैसे छोड़ देने वाले लोगों के कारण ही तो ये लोग इतने लापरवाह होते जा रहे हैं। जब तक सजा नहीं दी जाएगी ये लोग नहीं समझेंगे। आखिर आपको नाम बताने में क्या परेशानी है? ना, मुझे नाम मालूम नहीं है तो बताऊं क्या? किसी तरह उस उद्वेलित होती महिला को समझा के शांत करने की चेष्टा की। मत बताइए, मैं खुद मालूम कर लूंगी। अस्पताल में मेरी जान पहचान खूब है। और खटाक से फोन रखने की आवाज आई। रचना चुप सी बैठी रह गई। उस हादसे को हुए अभी 4 दिन हुए। नंदन मामा का घर रचना के घर से बहुत दूर था, पर स्नेह की डोर में हर वक्त फोन पर हंसते बतियाते रहते। लगता था दूसरे ही कमरे में बैठे हों। उसी बीच मामा को एस्केमिया हो गया। हाई ब्लड प्रेशर पहले से ही था। ऑफिस में तनाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और लंबे लंबे रास्ते तय करके ऑफिस आते जाते थकान भी ज़्यादा रहने लगी थी। रह रहकर दर्द उठता, छाती दबाते और चुप पड़ जाते। ऐसे में एक दिन ट्रेन से घर आते आते पसीने में हाँफते कराहते नंदन मामा को उनके ट्रेन के साथी ही सहारा देकर घर लाए। बदहवास सी मीता उन्हें संभालने में जुट गई। और तभी घर लौटी बेटी श्रेया सामने के डॉक्टर के पास दौड़ गई। उस दिन का दिन था और परसों का दिन। जो ईसीजी निकलने शुरू हुए तब से तो जाने कितने निकलते चले गए, हिसाब ही नहीं रहा। पास ही में अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढना जहां आपातकालीन चिकित्सा सुविधा हो। ऐसे अच्छे अस्पताल की खोज में दोनों बहनें श्रुति और श्रेया जुट गईं। ऐसे में श्रुति की डॉक्टर जिठानी दीदी ने बहुत साथ दिया। उनका खुद का क्लिनिक दूर उपनगर में था, पर डॉक्टर की अपनी पहुंच बहुत होती है। नहीं तो अस्पताल का हाल तो यह है कि मरीज मरता हो पर बेड 10 दिन बाद मिलेगा। डॉक्टर महीने भर बाद मिलने का अपॉइंटमेंट देंगे। ऐसे में डॉक्टर घर का हो तो बड़ा सहारा हो जाता है। दूसरे डॉक्टर भी ख्याल रखते हैं। डॉक्टर और अस्पताल ढूंढते समझते मीता, श्रुति और श्रेया ने पहला काम किया, नंदन मामा के सेल्फ रिटायरमेंट लेने के पीछे पड़ गईं। पहले मनोहार करके, फिर झगड़ा करके कि बस बहुत हो लिया, यह दिलवा ही दिया। यह कह कर के दिल के मरीज के लिए इतनी दूर ऑफिस आना जाना ठीक नहीं। छोटा सा परिवार, नाज उठाने वाली पत्नी और लाड़ लड़ाने वाली बेटियां। कहीं बाप बच्चों को हथेली पर रखकर संवारता होगा, पर यहाँ बेटियां पिता को हथेली पर लिए हर धूप छांव अंधड़ से बचाने में एक लग गई थीं। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन आ गई। बेटियां नब्ज देखना, पलक झपकने में सीख गईं। ईसीजी पढ़ने में छोटे मोटे डॉक्टरों को पछाड़ने लगीं। जरा सी लीक से हटकर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जी होता, घर में भगदड़ मच जाती। डॉक्टर मशीन लिए हाजिर हो जाते, घर अस्पताल बन जाता। कुछ दिन के लिए चुपचाप सन्नाटा सा खिंचा रहता। आगे पीछे बीवी बच्चे पलकों का उठना गिरना देखते रहते। तबीयत सुधरते ही नंदन मामा उस सारे दुलार को चौगुना करके फेरने लगते। श्रेया के पाँव में मोच के आ गई, घर सिर पर उठा लिया। दुनिया भर के तेल और ट्यूब की लाइन लग गई। आते जाते दोस्तों से मालिश करने वाले का पता लगाने को कहते कहते खुद रोज तेल मालिश और सेक करने लगे। और ठीक करके ही चैन पाया। वे मेरे लिए हैं, मैं उनके लिए हूँ। पर ऐसे संभालते संभालते भी 2 बार अस्पताल के आईसीयू में जाकर लेटना पड़ा, नलियों और मशीनों से घिरकर। पर वहाँ भी 1000 बार नर्सों के समझाने पर भी उनके पास तीनों में से एक बना ही रहा। बाकी 2 दरवाजे के बाहर पहरेदारी करती रहीं। भला जिसके घंटे घंटे के बीतने का क्रम तय हो गया हो, वह लीक से हटकर चलने की हिम्मत कर कैसे सकता है? और वह भी ऐसा आदमी जो घर की इतनी स्नेह डूबी चिंतातुर आंखों को देखकर खुद भी जी जान से लड़ने को तैयार हो गया हो। बिना नमक का उबला सा खाना, चिकनी चुपड़ी रोटी का छूना भी दूर, सब तीज त्योहार पर पकवानों को दूसरे के मुंह में देकर अपना मुंह फेर लेना, वही एकमात्र जाप सा करते हुए, वे मेरे लिए हैं, मैं उनके लिए हूँ।
सेल्फ रिटायरमेंट के लिए भी कितनी मुश्किलों से तैयार हुए थे कि श्रेया की जिम्मेदारी से अभी मुक्त नहीं हुआ हूँ, कैसे घर बैठ जाऊँ। तब श्रुति और श्रेया दोनों अड़ गई थी कि बेटा नहीं है तो क्या कमाने वाली बेटियां तो हैं। सदी 21वीं में पांव रख रही हैं और आप 18वीं सदी का पांव पकड़े बैठे हैं। श्रुति घरवाली हो गई है, अपने ही घर के खर्चे पूरे नहीं पड़ते, पर ब्याह बेटा ही कौन सा साथ दे पाता है। श्रेया की नौकरी अच्छी है, पहले उसकी नौकरी देखकर लड़के वाले मुड़ मुड़ कर आते थे, पर पापा की बीमारी और माँ की असहायता देखकर वह टालती रही। अब कोई मुंह नहीं मोड़ता तो वह भी नहीं देखती। महानगर में उस जैसी हजारों हैं, अपनी नौकरी पर आती जाती, दूसरे की गुलाम तो नहीं है, कमाती हैं तो अपने सबसे निकट वालों के ही हाथ में रखना होता है। कितने किस्से देखकर और सुन चुकी थी कि ब्याह के पीछे तो डबल नौकरी करनी पड़ती है। ऑफिस जाओ, ऊपर से सास ससुर पति की नौकरी अलग, और फेरे लेते ही अपनी मेहनत से कमा कर लाए पैसों पर से भी खुद का भी अधिकार पराया हो जाता है। जिन्होंने पढ़ाया, कुछ कमा सकने के लायक बनाया, साथ में भरपूर दहेज भी पकड़ाया, वे बेगाने हो जाते हैं। वक्त पड़ने पर आवाज़ देने से भी मजबूर। श्रुति दीदी के सास ससुर नहीं, पर अपनी गृहस्थी, पति और काम तो है, उनका ढेर सारा काम फिर भी करती हैं। ऐसी बेड़ियां उसे नहीं डालनी, वह ज़्यादा मौज में है। कम से कम थके हारे घर आती है तो बेटे जैसा आराम करने को तो मिल जाता है। सुकून से लेट कर बतियाओ या टीवी देख लो। कभी छुट्टी में मन हुआ तो रसोई में झांक लिया। दोनों बहनों और पेंशन के बूते पर ही नंदन मामा मुश्किल से राजी हुए थे रिटायरमेंट लेने के लिए। दिवाली आ रही थी, उस रोज बड़े शौक से विभिन्न आकार के दिए खरीदे। श्रुति के बच्चों के लिए पटाखे, फुलझड़ी, श्रेया के लिए छोटा सा टिफिन बॉक्स नए डिजाइन का, जो उसके चौड़े पर्स में आराम से बैठ सके। तब मीता के लिए भी एक साड़ी उठा ली। मीता की साड़ी शौक से एक गिफ्ट पैक कराई, पर घर आते आते जीना चढ़ते ही उन्हें हल्का सा दर्द महसूस हुआ। पहली ही मंजिल है, इतना तो डॉक्टर ने भी ना नहीं कहा है, पर दिल है कि गाहे बगाहे अपनी स्पीड बढ़ा देता है। सो आते ही लेट गए। घर में मीता अकेली थी, तुरंत ही उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, इसलिए उससे ज़्यादातर बात छिपा ली जाती है। 2 मिनट पानी गिलास लिए वह पास खड़ी रही पहले, पर दर्द की रेखा बढ़ती देख उसका अपना जी घबराने लगा। श्रेया पास ही में सर्विस करती है। डॉक्टर के साथ साथ उसने घर में पांव रखा। डॉक्टर का मुंह और ईसीजी पर खींचते नक्शे देखकर उसका मुंह भी सुन्न होता गया। एम्बुलेंस बुलाने के साथ ही श्रुति को फोन लगा दिया। फिर वही देवाजू शुरू हुआ। लगता था ऐसा तो पहले भी हो चुका है। वैसे ही आईसीयू में मशीनों के बीच नंदन मामा का लेटना, पास में स्टूल पर एक का बैठकर चौकीदारी करना। आईसीयू में बैठने की सुविधा श्रुति की जेठानी डॉक्टर दीदी के कारण मयस्सर है। तरह तरह के टेस्ट होते चले गए, कार्डियोग्राम भी हो गया। स्थिति सामान्य है, परेशान होने की जरूरत नहीं। सुनकर तीनों जनी उन्हें घेरे रहीं। अरे भाई, कल कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे और दिवाली तक घर में। डॉक्टर दीदी के आश्वासन देने पर ही तीनों के चेहरों पर खिंची तनाव की रेखा ढीली हो गई। दिवाली घर कर सकेंगे जानकर एक मीठा सा सुकून मीता के अंदर उतर आया। तय हुआ 2 दिन कमरे में रहकर फिर घर का रुख दिवाली की सुबह कर लेंगे। पर ऊपर उस रात क्या भगवान नहीं बैठा था? अपनी जगह वह किस नौसिखियों को बैठा गया था आसन पर? नंदन मामा को बेचैनी सी हो रही थी। बैठी मीता घबराकर अधसोए डॉक्टर को बुला लाई। कोई बात नहीं है, मरीज को नींद नहीं आ रही। खुद को कितना तेज बुखार चढ़ा है, सो जाएंगे तो अपने को भी कुछ तो सोने को मिलेगा। सोचकर वह इंजेक्शन तैयार करने लगा। तब तक मीता घबराकर बाहर भागी। श्रुति बाहर बेंच पर बैठी ऊँघ रही थी। माँ की बदहवासी देखकर वह अंदर लपकी। आप कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं? पापा की ओर आते डॉक्टर को रोककर उसने पूछा। डॉक्टर मैं हूँ कि आप? फिर भी क्या? कंपोज है, हटिए काम करने दीजिए। पर रात में तो यह दिया था ना एक। श्रुति फिर भी जोर दे रही थी। ओ श्रुति बेटा, मेरा पेट फूल रहा है, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। छटपटाते हुए नंदन मामा ने श्रुति का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे एक और धक्का देकर हटाते हुए डॉक्टर ने नंदन मामा को इंट्रावेनस इंजेक्शन दे दिया। नंदन मामा को मांसपेशियों को आराम देने के लिए इंजेक्शन पहले लगा था। उससे मांसपेशियां ढीली हो गई थीं। देर रात पे उठे, बाथरूम जाना चाहा पर जा न सके। पेट फूलने लगा, तनाव से बेचैनी बढ़ने लगी। पहले भी उन्हें एक बार यह परेशानी हुई थी, तब कैथेटर लगाकर सुकून पाया था। उधर रात की शिफ्ट में नए डॉक्टर खुद ट्रेनिंग पर थे। कोर्स पूरा कर हाउस जॉब में थे। ना तो तजुर्बा, न देर रात तक जागने की आदत। नोक झोंक कर सिर को झटका देकर जगे रहने की कोशिश में नाकाम होते हुए
उधर नंदन मामा एक बेचैनी से घिरे और उसके बाद सब फेल होता चला गया। नंदन मामा की छटपटाहट और बढ़ी। गोगो करते वे हलाल होते बकरे की तरह रंभा रहे थे। घबराकर मीता उनके एक और हाथ कसकर पकड़े थी। उसके हाथ के ढीले होते ही वे कहीं खिसक न जाएं, और दूसरी ओर श्रेया व श्रुति डॉक्टर को आवाज़ें दे रही थीं। डॉक्टर घबराकर उनके केस की रिपोर्ट ढूंढ रहा था। उसे क्या देना क्या नहीं देना चाहिए था अब जानने के लिए। बता गई वे रोते रोते इंजेक्शन की कहानी। किस तरह पहले एक इंजेक्शन लगा था नींद का, फिर इंट्रावेनस लगा दिया जो सारे नसों को सुलाता हुआ दौड़ता हुआ हार्ट तक पहुंचा और गो गो करते छटपटाते मामा को सदा के लिए सुला गया। छटपटाहट शांत हो गई। धनतेरस थी घर में। धन नया सामान लाते नंदन मामा आए घर वापस। औरों के कंधों पर आंख भींचे धरती पर लिटा दिए गए। डॉक्टर दीदी आई थीं, पैरों के पास चुपचाप रोती रहीं। श्रेया व श्रुति भी हाथ फेरती, क्या जवाब दे मीता को। वो तो रूम में शिफ्ट होने की कह गई थी, पर कौन से रूम में गए वे। आंख चुराती सी बैठी थीं, आंसुओं के तूफान में जैसे ज्वालामुखी का मुंह खुल गया हो। जिनकी हर नब्ज को उंगली से थाम ब्लड प्रेशर को जांचते संभालते रहे थे, वे नौसिखिए के हाथ यूं ही चले गए या मारे गए। इसे तो मारना ही कहते हैं। ऐसे कोई मार देता तो पुलिस केस होगा, सत्ता मिलेगी, पर यहाँ अस्पताल में ऐसे हुआ तो बस एक डॉक्टर के हाथ से हुआ। सजा का हकदार नहीं है क्या वह। विलाप का वेग चौगुना हो गया। हर आए गए मुंह पर एक ही बात, चले जाते घर पर होते। बिना इलाज यहाँ सब करा के अफसोस रहता कि हाय करा नहीं अस्पताल में ले गए। यमदूत क्या ऐसे को ही कहते हैं। रचना मामा जी की प्यारी भांजी थी। हर तीज त्योहार सुख दुख में हाजिरी देने चली आती। मामी का मूक रुदन, श्रुति श्रेया का छटपटाना उसकी आंखों के आगे गुजर रहा था। अपनी हर सांस में वह उनके दुख को जी रही थी। उसी तिलमिलाहट में वह सहेली को बता बैठी मामा का जाना, और ऐसे जाना उसका रिएक्शन देखकर लगा हाँ दुनिया है अभी। दूसरे के दुख दर्द में लोग जो अपना समझते हैं, और अभी भी लोगों में अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने का ताव है। भूचाल खड़ा करने की हिम्मत बची है। पर हे भगवान, क्या गजब की औरत है। ऐसा रिएक्शन उड़ा दूंगी। वह भी औरत के मुंह से लगता था जैसे फूलन देवी बोल रहे हो। अपनी उपमा पर झल्लाहट हो आई उसे। होता है कुछ लोग रिएक्ट अलग तरह से करते हैं, पर चलो हमारे दुख में कोई तो शरीक है, साथ दे रहा है। अभी भी सब मरा नहीं है। एक शांति की सांस अंदर आई। चौथे पर पंडित आए, हवन हुआ, सब घर के जुड़े, शहर और बाहर से आए भी, और सब चले गए। उनकी आत्मा को शांति और रह गए लोगों की धैर्य मिले की प्रार्थना करते हुए। पर धैर्य कैसे मिले। कलेजे में तो जब से कारण पता लगा हूक सी उठ रही है, और सब आए हुए लोग भी उसे हवा देते जा रहे हैं। श्रुति ने हवन से निपटते अगले दिन ही बाहर से आए जीतू भाई को अथॉरिटी देकर भेज दिया अस्पताल से सारी रिपोर्ट लाने। उसकी तो सभी रिपोर्ट देखी, क्या रटी पड़ी थी। एक बार हाथ में यह सब रिपोर्ट आ जाए, और डॉक्टर दीदी तो साथ में हैं ही, फिर कंज्यूमर कोर्ट खटखटाना तो है। अपने तो चले गए, पर औरों के तो ना जाएं ऐसी लापरवाही से। आवाज़ उठाने पर ही डॉक्टर व अस्पताल चेतेंगे, नहीं तो यह हादसे तो बढ़ते ही जाएंगे। इन्हें रोक सकें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी पापा के प्रति। जीतू भाई ने रिपोर्ट लाकर हाथ में दे दी। सब पड़ी पढ़ाई है, क्या देखनी, मन में आया। फिर भी फालतू बैठी यूं ही लिफाफे का मुंह खोल डाला। ब्लड टेस्ट वही है, शुगर ठीक है, पर यह क्या, यह ईसीजी, यह तो पापा का नहीं है। इतनी ऊपर नीचे कूदती फूदती लाइनें उसमें नहीं थीं। पापा के इतने ईसीजी उसने पढ़े हैं कि उससे रचे बसे छिपते दिखते सभी बॉल वो पहचान जाती है झट से। चौंक कर उसने इको कार्डियोग्राम देखा। अरे यह सब क्या लिखा है। घबरा कर श्रुति ने रिपोर्ट श्रेया की ओर बढ़ाई और दूसरी रिपोर्ट उठाई। डेथ बाय हार्ट अटैक। श्रेया का सिर घूमने लगा चक्कर आकर वह गिर जाएगी। सहारे के लिए उसने सिर कुर्सी की पीठ पर टिका दिया। तेज तीखी वह परिचित आवाज सुनकर चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में घुसती डॉक्टर दीदी मम्मी पर बरस रही थीं। आपसे किसने कहा इंजेक्शन गलत लगा। आपको है समझ इतनी, सब इलाज ठीक हुआ। वे तो हार्ट पेशेंट थे, हार्ट अटैक तेज पड़ा उसी में चले गए। मैं कहती हूँ ना। पास खड़ी रचना व श्रुति हैरान सी उनका मुख देखती रह गईं। जब डॉक्टर दीदी ने नंदन मामा के घर से उठने पर बात बताई थी, तब वह क्या, उसके पास बैठी कितने नाते रिश्तेदारों ने यह सुना था और जोर डाला था अस्पताल के खिलाफ आवाज उठाने को। दुख के आवेग में कह डाले सच को। अब यथार्थ की धरती पर खड़े हो, अपने क्लिनिक पर आँच ना आ जाए।
उस अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ कुछ बोल देने के डर से भी मुकर गईं। श्रेया ने डबडबाई आंसू भरी आंखों से मुड़कर देखा। जीतू भाई के चेहरे पर कैसा भाव था, एक अफसोस सा जो अंकल जी के जाने पर शायद कम था, उनकी मौत को सनसनीखेज बनाने पर ज्यादा। तड़पकर रचना ने कहा, हाँ सच में उड़ा दिया। एक डॉक्टर क्या, उसने तो पूरी की पूरी रिपोर्ट ही अस्पताल से उड़ा दी। जरूर पर डॉक्टर या अस्पताल की मैनेजिंग कमेटी का कोई उसका सगे वाला रहा होगा, तभी उन्हें पहले से आगाह करके उसने यह उड़ा दी। मीता, श्रुति और श्रेया ने सिसककर सोचा, आज सच मर नहीं दफन भी हो गया है, और अस्पताल के गलियारे में नहीं, मुख्य आईसीयू में एक बूचर को खुला छोड़ दिया गया है। कोई है जो उसे टोकेगा, रोकेगा? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उषा भटनागर द्वारा लिखी हुई कहानी कोई है।